मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और मैं एक एंडोवास्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और कुछ 6 साल से मैं पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और स्पेशली मेरी जो सब स्पेशलिटी फील्ड है वो मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं एक बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स करता हूँ जो मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होती हैं। आज जो हम एक बात करेंगे, सिर्फ हम एक छोटी सी बात करेंगे कि ये एज़ोस्पर्मिया होती क्या चीज़ है। ये व्हाट इज़ एज़ोस्पर्मिया। मेरे पास हज़ारों पेशेंट आते हैं जो एज़ोस्पर्मिया के साथ आ रहे होते हैं और मेरी अपनी प्रैक्टिस का ज़्यादा टाइम जो होता है वो उनकी काउंसलिंग के अंदर चल रहा होता है। अब किसी को अगर एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ है, अगर किसी पेशेंट को उसको पता चला है कि जनाब उसको एज़ोस्पर्मिया है और उसने सिर्फ एक टेस्ट कराया है और एक ही लेबॉर्ट्री से कराया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर लेबॉर्ट्री जो है वो एक उसका एक डिफरेंट डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स होता है। तो पहले तो सबसे पहला ये काम करना चाहिए, कम से कम आपको 3 लैब सैंपल्स कराने चाहिए अपनी टेस्ट को कंफर्म करने के लिए। अगर आपको एज़ोस्पर्मिया कहीं से नजर आया है तो पहली बात जो असूल है उसका ये कि आप 3 टेस्ट कराएं अपने सीमेन एनालिसिस के, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही लेबॉर्ट्री के ऊपर स्टक करें। हर तरह की लेबॉर्ट्रीज होती हैं। आप दूसरी लेबॉर्ट्री को चेक करें कि वहाँ पे क्या सैंपल आ रहा है, तीसरी लेबॉर्ट्री को चेक करें वहाँ पे क्या सैंपल आ रहा है। कम से कम इस चीज़ को कंफर्म करें कि आपको वाकई एज़ोस्पर्मिया है या नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात स्पर्म्स के काउंट भी चेंज होते रहते हैं इसके अंदर। तो ये एक चीज़ आपने सबसे पहले डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन करनी है कि आपने कि 3 आपके पास लैब्स के टेस्ट होने चाहिए जिसके अंदर इस बात को कंफर्मेशन चाहिए कि आपको एज़ोस्पर्मिया है। ये एज़ोस्पर्मिया कितना कॉमन है ये आपने पहले समझना है इस बात को कि अगर एक फुटबॉल मैच हो रहा है और उस फुटबॉल मैच के अंदर अगर 50,000 आदमी हैं उसके अंदर, तो 5 से 7,000 आदमी जो हैं उसके अंदर इनफर्टाइल होंगे उसके अंदर, यानी कि उनको बच्चे नहीं हैं उस 50,000 आदमी के अंदर, और उसमें से 500 लोग ऐसे होंगे जिनको एज़ोस्पर्मिया होगा। तो ये जो है यानी आप उसको समझ लें कि अगर 10 लोग इनफर्टाइल हैं यानी कि उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो उसमें एक आदमी जो है 10 में से उसको एज़ोस्पर्मिया होता है। ये इतना कॉमन होता है इसका। अब ये इंपॉर्टेंट है कि एज़ोस्पर्मिया की वजह क्या है। अब बहुत सारे मरीज आ जाते हैं बेचारे, उनको पता ही कुछ नहीं होता कि वो एज़ोस्पर्मिया है, लेकिन उनको चाहिए कि अपने आप को, अपनी हिस्ट्री को देखें कि उनकी हिस्ट्री के अंदर वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से उनको एज़ोस्पर्मिया डेवलप हुआ है। क्या उनको जेनेटिक्स इशू है उनका, यानी उनके ख़ानदानी इशू है, ख़ानदान के अंदर प्रॉब्लम है, उनके जीन्स के अंदर प्रॉब्लम है। ये एक बात है कि उनके सारे के सारे भाई जो हैं उनको एज़ोस्पर्मिया है, यानी इसका मतलब है इनको जेनेटिक प्रॉब्लम है इनके अंदर। इसी तरीके से जेनेटिक्स के अंदर एक और डिजीज़ होती है, इसको कहते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं उसके अंदर, जिसमें लड़के लंबे लंबे होते हैं और उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, उनके स्पर्म्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते उसके अंदर। इसके अलावा वो लोग जिनको कीमोथेरेपी होती है, कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, या जिनको रेडियोथेरेपी, जिनको रेडिएशंस पड़ती हैं, तो बाज़ औक़ात उसके अंदर रेडिएशन से या कीमोथेरेपी से उनके जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये एक वजह होती है। बाज़ जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपने के अंदर कुछ मीज़ल्स और मम्स डेवलप होते हैं, या उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती, या कोई ऐसे इन्फेक्शन जिसके नतीजे में स्पर्म सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, या कोई ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसके नतीजे में वो स्पर्म सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, या बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनको
इन्वायरमेंटल एंडोटॉक्सिन्स होती हैं, यानी कि जिस तरह के अगर कोई न्यूक्लियर एरिया में काम करता है, न्यूक्लियर प्लांट एरिया के अंदर, तो वहाँ से उनकी रेडिएशंस जो इमिटेशंस होती हैं उससे स्पर्म सेल्स बढ़ सकते हैं। या बाद ऐसी जगह ऐसी उनकी प्रोफेशंस होती हैं जहाँ पे रेडिएशंस हाई होती हैं, जिस नतीजे में उनके स्पर्म सेल्स उनके खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे वजूहत हैं, इसको पता होना चाहिए कि इनकी कॉजेज़ क्या हैं ये एजोस्पर्मिया के। एक दूसरी बात जो आपने एजोस्पर्मिया में जो आपने सीखनी है कि जो एजोस्पर्मिया हो रहा है इसकी जो है वो जो स्पर्म्स आ रहे हैं उसमें स्पर्म सेल्स नहीं है। अब इसकी सिर्फ दो ही वजूहत हो सकती हैं, या ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि जो आपका टेस्टिस है वहाँ से जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बाद वो एक ट्यूब होती है जिसको वास डिफरेंस कहते हैं, फिर वहाँ से ऊपर से माइनर वेसिकल्स में आती है और वहाँ से फिर वो इजेक्ट होती है यूरेथ्रा के अंदर। अब ये जो ट्यूब है जो स्पर्म्स जो टेस्टिस से निकल के ऑल द वे जब आपके पेशाब जो करने वाली जगह होती है वहाँ तक पहुँचती है, अगर इसके अंदर कहीं रुकावट आती है कहीं पे, तो इसका मतलब है ये एरिया ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है इसके अंदर। एक बात ये, अगर आपकी ट्यूब जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी टेस्टिस से जो ट्यूब जा रही है सारी ऊपर तक और नीचे बाहर निकल रही है, वो ट्यूब जो खुली हुई है, तो आप जब भी आपका अपना सीमेन एनालिसिस कराएं तो उसके अंदर देखें एक चीज होती है, उसको कहते हैं फ्रक्टोज, कहते हैं उसको फ्रक्टोज। अगर फ्रक्टोज पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि आपकी ट्यूब जो है वो खुली हुई है। इसका मतलब ये है कि आपके स्पर्म सेल्स जो हैं वो टेस्टिस से नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका जो सीमेन, ये जो आपकी जो एजोस्पर्मिया है ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। इसका मतलब है कि जो आपकी फैक्ट्री है टेस्टिस की, उसके अंदर वो टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे, या अगर प्रोड्यूस भी हो रहे हैं तो वो आगे नहीं जा रहे।